दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। मैं खुद पर चादर ओढ़े एक सुनसान सी सड़क पर भाग रही थी। इस रात के अंधेरे में मैं बिना दाएं बाएं तरफ देखे बस भागे जा रही थी। मेरे आंसू लगातार मेरी आंखों से बह रहे थे। मैं वहां से अपनी इज्जत और जान बचाकर भाग रही थी, जहाँ एक लड़की सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सकती है, यानी कि मेरा अपना घर। लेकिन मैं वहीं से भागकर यहाँ पहुंची थी। अगर मैं आज घर से ना भागती तो वो मेरे पाँव भागते दौड़ते मेरी मौसी की दहलीज पर जाकर रुके थे। मैंने मौसी के घर का दरवाजा देखा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं इस वक्त बुरी तरह से हाँफ रही थी, क्योंकि मैं आधे घंटे से लगातार भाग रही थी। मैंने जोर से उस दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर अब भी कहीं ये डर था कि कहीं मेरा बाप मेरा पीछा ना कर रहा हो। दरवाजा मेरी मौसी ने ही खोला था। वो नींद से जागी थी, इसलिए मुंदी मुंदी आंखों से मुझे देखने लगी। यूं अचानक मुझे सामने देखकर वो हैरान रह गई थी। मैं मौसी के साथ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी मौसी मेरे रोने से परेशान हो गई। कहने लगी, परी क्या हुआ है चंदा, क्यों रो रही हो? और रात के इस वक्त तुम घर से बाहर क्यों निकली थी? दिन में आ जाती मेरे पास। अगर रात को तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाता तो? मौसी मुझे अपने गले लगाए घर के अंदर ले आई। अब मैं उन्हें क्या बताती कि अगर मैं आज रात घर से ना भागती तो बर्बाद हो चुकी होती। मौसी ने दरवाजा बंद किया और मुझे एक कमरे में ले गई। मौसी के कमरे में मौसा सो रहे थे। मुझे वो दूसरे कमरे में लेकर आई। मुझे बेड पर बैठाया, फिर मेरे आंसू पोंछने लगी। फिर कहने लगी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। रो रो कर क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मैं काफी घंटे से रो रही थी, बल्कि जब से मेरी माँ का देहांत हुआ था मेरी किस्मत में तो जैसे आंसू बहाना ही लिखा गया था। मेरी हिचकी नहीं रुक रही थी। जब मौसी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई, कहने लगी, ये पी लो। मैं सुबह से भूखी थी, इसलिए मैंने कांपते हाथों से वो गिलास पकड़ा और पीने लगी। कुछ घूंट भरते ही मुझे अपने अंदर एक सुकून सा महसूस हुआ था, शायद इसलिए कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मौसी को मैंने खाली गिलास पकड़ा दिया। मौसी मुझसे इस वक्त घर से भागने की वजह पूछने लगी। मैं फिर से रोने लगी। मैंने कहा, मौसी वो बाबा मेरे साथ। मैं रोते हुए हिचकियों के साथ अभी बात बताने ही लगी थी कि मौसी के घर का दरवाजा बुरी तरह से बजाया गया था। मेरी तो जैसे जान ही लबों पर आई थी। मैं जानती थी कि बाबा ही होंगे। मैंने डर कर मौसी का हाथ पकड़ लिया। मैं होश खो बैठी थी। मैंने कहा, मौसी मुझे बाबा से बचा लो, वो मुझे अपने साथ घर ले जाएंगे। ये कहकर मैं रोने लगी। ये सुनकर तो मौसी भी कुछ परेशान से दिखाई देने लगी थी। मौसी ने मुझे इसी कमरे में रखी टेबल के पीछे छुपा दिया और कहने लगी कि घबराना मत, मैं सब संभाल लूंगी। ये कहकर मौसी कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के शोर से मौसी की आंख खुल गई थी, इसलिए दरवाजा उन्होंने ही खोला था। बाबा और उनके साथ चंद हट्टे खट्टे बदमाश थे, जो किसी भूखे कुत्ते की तरह से मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुके थे। बाहर से बाबा की आवाज सुनकर मेरी जान निकली थी। डर के मारे मेरे पेट में बल पड़ने लगे थे। बाबा मौसी और मौसा से बहस कर रहे थे। कहने लगे कि उन्होंने मुझे अपने घर पर पनाह दी है, इसलिए मुझे बाबा के हवाले कर दें, वरना वो पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे। मौसी कहने लगी, हमें नहीं मालूम कि परी कहाँ है, और अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो जाओ, जहाँ चाहे वहाँ रिपोर्ट करवा दो। काफी देर बाहर बहस होती रही, लेकिन मौसी ने मेरे बाबा को कमरे में तलाशी नहीं लेने दी। आखिरकार बाबा वापस जा चुके थे। कुछ देर बाद ही मौसी कमरे में दाखिल हुई। कहने लगी, परी आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम यूं अंधेरे में घर से भागी हो? तुम्हारा बाप तो हम पर केस कर देगा। मैं ये सुनकर और भी डर गई थी। मेरा बाप एक नशेड़ी था, शराब का आदी था, जुआ भी खेलता था। पहले तो इसकी मारपीट का निशाना माँ ही बनती रही, लेकिन जब से माँ का देहांत हो गया था तो बाबा की जहालत मुझ पर शुरू हो गई। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी माँ थी। मुझे बचपन से ही बाबा से डर लगता था। बाबा जब घर आते मैं कमरे में छिप जाती। वो शराब में धुत माँ से खाने में अच्छे अच्छे खाने मांगते। मेरी माँ दूसरों के घरों में नौकरी करके घर का खर्च जैसे तैसे चलाती थी। इस पर बाबा की फरमाइशें वो रोज रोज पूरी नहीं कर सकती थी। यहाँ माँ के मुंह से इनकार निकलता था, उधर बाबा माँ पर हाथ उठाने लगते थे। अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर मेरा दिल तड़प के रह जाता था, लेकिन बाबा के डर से मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मुझे डर लगता था, मगर एक बार बाबा की मार से माँ की चीख पुकार की आवाजें बस कुछ देर ही गूंजी थी। मैं डर के मारे दुपक कर अपने कमरे के एक कोने में ही बैठी हुई थी। बहुत जल्द ही माँ की चीख बंद हो गई। इसके बाद बाबा की गालियों की आवाज भी नहीं आई। मैंने चैन की सांस ली कि अच्छा है आज झगड़ा जल्दी ही खत्म हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो रात मेरी माँ की आखिरी रात होगी।
सुबह मेरी माँ का जख्मी वजूद वही सहन में पड़ा था। मैं भागकर माँ के पास आई, रोने लगी। बाबा आज कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा से थे, लेकिन अनजान बन रहे थे। लेकिन इनकी आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वही माँ के कातिल है। ये सच में जानकर भी अपने डर की वजह से किसी को बता न सकी। मेरी मौसी आई तो मैं उनके साथ गले लग कर रोने लगी। मेरी माँ अब ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। कुछ दिन तो मौसी मेरे पास ही रही, मेरे दिल को तसल्ली देती रही। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगी तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, मौसी मुझे साथ ले जाएं। मेरी बात सुनकर जब मौसी यही बात बाबा से कहने लगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। मौसी ने कहा कि वो अकेली कैसे इस घर में रह सकती है, मैं इसे माँ की तरह से रखूंगी। लेकिन वो नहीं माने। घर का सारा काम अब मेरे सर पर आ चुका था। बाबा कभी कभार जुआ खेल कर पैसे घर पर ले आते तो चूल्हा जल जाता, वरना मुझे भूखे मर मिटने की नौबत आ जाती थी। जब मैं बाबा से खाने को मांगती तो मुझे मारने पीटने लगते थे। मैं रोते रोते भूखी ही सो जाती थी। लेकिन आज रात जो हुआ वो मेरे लिए यकीन करने लायक नहीं था। बाबा आज रात अपने साथ 2 हत्ते खट्टे मर्द लाए थे। फिर मुझसे कहने लगे कि वे मुझे जुए में हार गए हैं। सुबह ही मेरी शादी उन दोनों मर्दों में से एक के साथ कर देंगे। यह सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। मैं अपने कमरे में चली गई। रात को जब बाबा और वह दोनों मर्द शराब के नशे में धुत सहन में ही बेहोश थे तो मैं घर से बाहर निकलकर भागने लगी। अब मौसी से रो रो कर सब कुछ बता रही थी। मौसी मुझसे कहने लगी कि वो मुझे यूं अपने घर में नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे बाबा जिंदा है, इसलिए वो पुलिस के जरिए मुझे हासिल कर लेंगे। यह सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मौसी मुझे बचा लीजिए, मेरे बाबा मुझे बदमाशों के हवाले कर देंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मौसी की अपनी तो कोई औलाद ना थी, बस एक देवर था जो कुछ दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं था। मौसी ने कहा, अगर मैं वक्ती तौर पर इससे शादी कर लूं तो कम से कम मेरे बाबा मुझे वापस नहीं ले जा सकते। फिर कहने लगी कि उनका देवर वैसे भी उन बातों से अनजान है, बस अपने आप में रहता है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वक्ती तौर पर अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मेरी अपने बाबा से जान छूट जाएगी। मेरे पास भी मौसी की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना था, इसलिए मैंने मौसी की बात पर हामी भर ली। सुबह ही मौसी ने अपने देवर से मेरी शादी करवा दी। वो वाकई बावला सा लड़का था, उम्र में मेरे जितना ही होगा, लेकिन अपने आप में रहने का आदी था। मेरी शादी को अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मेरे बाबा पुलिस लेकर मौसी के घर पहुंच गए। लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैंने शादी कर ली है तो बाबा मुझ पर चिल्लाने लगे। लेकिन पुलिस के सामने मैंने अपनी रजामंदी से शादी की बात की थी, इसलिए मेरे बाबा गुस्से से मुझे घूरते हुए बाहर चले गए। मैंने दिल ही दिल में चैन की सांस ली थी कि मेरी जान तो सुकून में आई, लेकिन ये भी मेरी खुशफहमी थी, क्योंकि जो खेल इस शादी की आड़ में मेरी मौसी ने मेरे साथ खेला था वो इससे भी भयानक था, जो मेरे बाबा मुझसे खेलना चाहते थे। मेरे बाबा वहां से जा चुके थे, मगर फिर भी रह रह कर मुझे डर सता रहा था कि वो दोबारा वापस ना जाए। मैं अभी भी कमरे में छुप कर बैठी थी, मगर फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मौसी और मौसा कमरे में दाखिल हुए। मौसी मेरे दाएं तरफ जबकि मौसा मेरे बाएं तरफ बैठे थे। मौसा ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोले कि परी गुड़िया, डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा वो नशेड़ी जुआरी बाप तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब हमारी इज्जत बन चुकी हो। मौसी और मौसा मुझे समझाते और बहलाते रहे। उनकी बातों से मैं किसी हद तक बेफिक्र भी हो चुकी थी। मुझे अपनी मौसी पर पूरा भरोसा था, वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। खाने का वक्त हुआ तो मौसी मुझे अपने साथ किचन में ले गई। मैं भी अब खुद को नॉर्मल महसूस कर रही थी। मैंने मौसी के साथ मिलकर खाना टेबल पर लगाया और फिर मौसा और उनका भाई खाने के लिए आने लगे। जब मैंने मौसी के पागल देवर को देखा तो ना चाहते हुए भी मुझे उससे शर्म सी महसूस होने लगी। हालांकि ये रिश्ता सिर्फ नाम का ही रिश्ता था, वो तो ये भी नहीं जानता था कि मैं नाम को ही सही मगर इसकी बीवी बन चुकी हूँ। वो पागलों की तरह चलता हुआ आकर कुर्सी पर बैठा और बहुत ही बुरे तरीके से खाना खाने लगा। मौसा इसे साथ साथ डांट कर अच्छे से खाने को कह रहे थे। खैर मैं इसे देखने लगी और फिर पेट भर खाना खाने में बिजी हो गई। आज कितने ही दिनों बाद मैंने पेट भर के खाना खाया था। मैं खाना खा रही थी तो मौसा बार बार मेरी तरफ कभी चावल और कभी सब्जी बढ़ाते और फिर मुझे खुद प्लेट में खाना डाल कर देते हुए कहते कि खाओ और अपनी तबीयत ठीक करो, देखो तो कैसी पीली पड़ चुकी हो। मौसी भी मौसा की बात की हामी भरते हुए मुझे और खाना खिलाने लगी। जब मैं खाना खा चुकी तो मैं कमरे में आ गई और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई और एक सुकून का सांस लिया। उस वक्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मैं जानती थी कि कुछ वक्त बाद ये सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा तो मौसी मुझे अपने देवर से तलाक दिलवा देंगी। उन्हीं सोचों में गुम मैं आंखें बंद कर कर लेटी हुई थी कि अचानक से किसी ने मेरे गाल पर हाथ रखा।
मैं बौखला कर बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकती हुई आंखें खोलकर देखने लगी। मैंने जब देखा तो सामने मौसा खड़े थे। वो मुझे यूं हड़बड़ाया हुआ देखकर कहने लगे कि अरे परी, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं हूँ तुम्हारा मौसा। वो मुस्कुराकर मेरे पास ही बिस्तर पर बैठ चुके थे। उनका यूं बेझिझक अंदाज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं फौरन से जरा दूर हटकर बैठ गई और शर्मिंदा से अंदाज में बोली कि नहीं, आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, इसलिए बस थोड़ा डर गई थी। वो एक बार फिर मेरे सर और गाल पर हाथ फेरते हुए बोले कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो। यूं बुझे हुए चेहरे के साथ तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मौसा की नरमी और प्यार से मैंने सिर्फ उनकी भांजी होने का रिश्ता समझा था, मगर उनके दिल में क्या चल रहा था ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तभी मौसी कमरे में आई। उनके हाथ में दूध का गिलास था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए बोली कि शाबाश परी, इसे जल्दी से पी जाओ, तुम्हें सुकून की नींद आएगी। मैं पेट भरकर खाना खा चुकी थी, इसलिए मुझे दूध पीना मुश्किल हो रहा था, मगर मौसी के कहने पर मुझे वो पूरा गिलास पीना पड़ा। दूध खत्म हुआ तो मौसी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी और तभी मौसी बोली कि तुम अब सुकून से सो जाओ। वो दोनों कमरे से जा चुके थे। उनके जाते ही मुझ पर नींद छाने लगी। शायद मैं कई दिन से सुकून से सो नहीं पाई थी। यही वजह थी कि मुझे जल्दी नींद आ गई और मैं सो गई। सारी रात मैं बेखबर सोती रही। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर कोई पत्थर रख दिया हो। पूरा वजूद दर्द से उठने लगा। यूं लगता था जैसे मेरा पूरा वजूद दर्द की शिद्दत से कपकपा रहा हो। रात तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मगर ऐसे अचानक मेरी तबीयत क्यों खराब हो गई थी मैं कुछ समझ न सकी। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और बाहर मौसी के पास जाने लगी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मुझे मौसा दिखाई दिए, जो मुझे सर से पांव तक देखने लगे और मुस्कुरा रहे थे। उनका यूं मुस्कुराना मुझे काफी उलझाने वाला लगा था। मैंने मौसी के पास जाकर उन्हें बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब महसूस हो रही है। वो कहने लगी कि तुम कमरे में आराम करो, मैं अभी नाश्ते के साथ दवा दूंगी तो तुम ठीक हो जाओगी। मेरी तबीयत काफी खराब थी। मैं आकर दोबारा कमरे में लेट गई। वो सारा दिन मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारा था। जब शाम को मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैं सहन में चली आई, जहाँ मेरा पति पौधों के पास बैठा मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा था। न जाने वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसे ऐसा करते देखकर मुझे कुछ खटका और मैं चलती चलती उसके पास गई और पूछने लगी कि वो क्या कर रहा है। मैं कई बार सवाल पर भी उसने मुझे कोई जवाब न दिया। मैंने 5 बार उससे पूछा तो उसने एक कड़ी नजर मुझ पर डाली और फिर मिट्टी मेरी तरफ उछाल दी। वो गीली मिट्टी मुझ पर गिर चुकी थी और मेरी आंखों में भी जा चुकी थी। मैं हैरत से जमीन पर गिरी और मौसी को आवाज देने लगी। मौसी जब बाहर आई तो मुझे मेरे पति के पास देखकर परेशान हो गई और फिर मामला जानने के बाद मेरे पति को डांटते हुए बोली कि खबरदार जो दोबारा मेरी भांजी के पास नजर भी आए तो वरना बहुत मारूंगी। मेरा पति पागल तो था ही, मगर इस हद तक पागल था मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैं अब अपने पति से दूर ही रहने लगी थी। रोजाना रात को मौसी मेरे लिए दूध का गिलास लाती और खास तौर पर मुझे पिलाने के बाद ही कमरे से जाया करती थी। दूध पीते ही न जाने क्यों मुझे बहुत सुकून की नींद आ जाती थी और फिर मेरी आंख सुबह से पहले खुलती ही ना थी। मैं इस दिन भी खराब तबीयत की वजह से काफी लेट उठी थी। मुझे चक्कर से आ रहे थे और जी मचला रहा था। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो सामने मौसा जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही फौरन मेरे पास आए और मुझे कंधों से थाम कर बोले कि परी, तुम उठ गई। ये देखो, मैं कल रात तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आया था, मगर तुम सो चुकी थी, इसलिए सोचा कि अभी दे दूं। मुझे उनका यह अंदाजा बहुत ही बुरा लगा था। वो बार बार कभी मुझे हाथों से थाम लेते तो कभी मेरे गाल सहला दिया करते थे। उनकी इस हरकत पर मुझे अजीब सा महसूस होता था। मैंने उनके दिए तोहफे ले लिए और कमरे में रख दिए। मुझे चक्कर से आने लगे थे और तबीयत खराब महसूस हो रही थी। मैं अभी नाश्ते के बाद मौसी का काम में हाथ बटाने ही लगी थी कि अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं जमीन पर गिर गई। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डर के मारे मैं रोने लगी थी। मौसी मेरी हालत देखकर डर गई और मुझे लेकर डॉक्टर के पास चली आई। न जाने अचानक मुझे क्या हो गया था। मैं अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। डॉक्टर ने जल्द ही मेरा चेकअप किया तो वो काफी परेशान दिखाई देने लगी और फिर मेरी मौसी से कहने लगी कि इतनी कम उम्र में बच्चे की शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन खैर, मैं ये बताना चाहती थी कि आपकी भांजी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के मुंह से अल्फाज मुझ पर पहाड़ बनकर टूटे थे। मेरा वजूद तो जैसे सुन्न हो चुका था। आखिर वो क्या कहना चाहती थी? मैं प्रेग्नेंट? मगर कैसे? मौसी ने जब ये सुना तो अजीब सी हालत में आ गई और मेरी तरफ देखने लगी, मगर अगले पल में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो मुझे गले लगाकर मुबारकबाद देने लगी। मैं अभी तक यही सोच रही थी कि आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी।
कहीं मेरे पति ने तो मेरे साथ, मगर वो कैसे मेरे साथ कुछ कर सकता था? वो तो दिमागी तौर पर पागल था। वो तो सारा दिन खेल कूद और चीजों को खराब करने में मगन रहता था। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं उसकी बीवी हूँ। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक से मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ और मेरे दिमाग में मौसा की तस्वीर बनी। मुझे मौसा का रवैया याद आने लगा। उनका मेरे साथ दोस्ताना रवैया, बार बार मेरे करीब आना, यानी ये सब मेरे साथ मेरी मौसी ने किया था। इस सोच का आना था कि मेरा वजूद कांपने ही लगा। मौसी मुझे खुशी खुशी लेकर घर आ गई और ये खबर मौसी मेरे पति और मौसा को सुनाने लगी। मेरे पति ने एक नजर मुझ पर डाली और एक नजर मौसी पर डालने के बाद वापसी अपने कामों में मगन हो गया, जबकि मौसा की खुशी की कोई हद नहीं रही थी। उन्होंने ये खबर सुनते ही मौसी को गले से लगा लिया। वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि मौसा मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि तुम खड़ी क्यों हो यहाँ पर, आकर बैठो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। कुछ देर बाद जब मौसा और मेरे पति वहाँ से गए तो मैं मौसी के गले लगकर रोने लगी और बोली, मौसी ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो अपने पति को पागल समझती थी, मगर मौसी मेरी हालत देखकर मुझे चुप करवाते हुए बोली कि अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका है बेटा। तुम्हारे सोने के बाद मैंने अक्सर तुम्हारे पति को तुम्हारे कमरे से निकलते देखा है। अब वो तुम्हारा पति था, मैं उसे रोक तो नहीं सकती थी। रही बात उसके जहनी दिमाग की, तो वो दिमाग का थोड़ा पागल जरूर है। अगर तुम उसके साथ अच्छा रवैया रखो तो वो तुम्हारे साथ भी अच्छा रवैया ही रख सकता है। बस वो घुलने मिलने में वक्त लेता है। दिल का बहुत अच्छा है और अब तो उसका इलाज भी चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। मौसी मुझे समझाने में लगी थी, मगर मेरी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। मौसी ने मेरे पति को खास बात कही कि खबरदार, जो अब अपनी बीवी को तुमने तंग किया, ये अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरा पति बच्चे की तरह उनकी बात पर सर हिला चुका था। वो मेरे पास आकर बैठा तो मुझे उससे खौफ आया। मैं दूर हटी, मगर वो मेरा हाथ थाम कर बातें करने लगा। धीरे धीरे मेरा उससे डर खत्म होता चला गया। मगर शाम को जब मौसा घर आए तो मेरे लिए ढेर सारे फल और बहुत सारी खाने पीने की चीज देकर आए। उन्होंने अपने हाथों से फल काट कर मुझे दिए। मुझे उनसे बहुत ही नफरत महसूस हो रही थी। मेरे साथ ना सब कुछ हो चुका था, मगर मैं अब तक कुछ भी जान नहीं सकी थी। इस रात एक बार फिर मौसी दूध लेकर मेरे कमरे में आई, मगर मुझे मौसी पर भी शक हो रहा था। शायद वही तो मेरे पति के साथ मिलकर मेरे साथ गलत तो नहीं कर रही थी। मैंने दूध के गिलास पीने की बजाय सारा दूध उनसे छुपा कर गिरा दिया। मौसी की औलाद नहीं थी, क्योंकि वो बांझ थी। शायद इसलिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया था। कुछ देर बाद मैं जानबूझकर सोने का नाटक करते हुए लेट गई और तभी कमरे का दरवाजा खुला और कोई शख्स अंदर आया। थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ आकर लेट चुका था और फिर मेरे कान के पास सरगोशी के अंदाज में जो कुछ बोला वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा कि परी, भाभी ने आज फिर डांट कर मुझे तुम्हारे पास सोने का बोला है। मैं रोज तुमको बताता हूँ, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। वो मुझसे बहुत कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। इसी पल मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। मुझे मौसा की बातों की आवाज आ रही थी। मौसा खुशी से मौसी को कहने लगे कि मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, कब 2 महीने पूरे होंगे और वो बच्चा हमारी गोद में आएगा। मौसी भी चहक कर बोली कि हाँ, ये बच्चा परी और उसके पति का होगा, मगर हम उसे अपना नाम देंगे। इसलिए तो ये सारा खेल रचाया है मैंने, ताकि हमें औलाद मिल सके। दोनों को नींद की दवा मिलाकर दूध पिलाकर हमने अपना काम निकलवा ही लिया। मैंने जब ये सुना तो मेरे होश उड़ गए, यानी मेरा शक गलत था। ये बच्चा मेरे पति का ही था, मगर मौसी जानती थी कि मैं अपने पति के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती, तभी उन्होंने ये खेल खेला था। अगली सुबह मैंने मौसी से 2 टुक बात की तो वह शर्मिंदा सी हो गई। मुझे रोकर माफी मांगने लगी कि उन्होंने ये सब औलाद के खातिर किया है। मौसा भी शर्मिंदा थे, मगर अब मैं मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने मौसी को माफ कर दिया और धीरे धीरे अपने पति के साथ भी ठीक हो गई। वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा था, काफी बदल चुका था। शायद यही मेरा नसीब का लिखा था, जिसे मुझे बहरहाल मानना ही पड़ा। धन्यवाद दोस्तों।